कोरोना से निपटने के लिए वैक्सीन ही सबसे कारगर हथियार साबित हो रहा है और मध्य प्रदेश सरकार तेजी से प्रदेश के सभी लोगों को वैक्सीनेट कराने की दिशा में काम भी कर रही है। इसी कड़ी में प्रदेश में 25 और 26 अगस्त को वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया जाएगा। इस दौरान 20 लाख से अधिक लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने इसे लेकर खास तैयारियां भी की है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज सुबह 11:30 बजे वैक्सीनेशन महाअभियान के दूसरे फेज को लेकर संबोधित भी करने वाले हैं। साथ ही आज होने वाली कैबिनेट की बैठक को भी रद्द कर दिया गया है। सभी मंत्रियों को महाअभियान के लिए अलग अलग जिम्मेदारियां भी दी गई हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे, लगातार कोशिश यही है कि लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज संबोधित करने वाले हैं प्रदेश वासियों को, क्योंकि मध्य प्रदेश लगातार लोगों को वैक्सीनेट करने की दिशा में नए रिकॉर्ड्स कायम कर रहा है और ऐसे में एक बार फिर से महाअभियान के जरिए लोगों तक सुरक्षा कवच पहुंचाया जाए, ये मकसद है। 25 और 26 अगस्त को ये अभियान चलेगा, यानी कि आज जो संबोधन होने वाला है उसमें इन बिंदुओं पर भी मुख्यमंत्री अपनी बात रखेंगे। लोगों से अपील भी वो करते नजर आएंगे कि लोग खुद को वैक्सीनेट कराएं। प्रदेश में 25 और 26 अगस्त को जो महाअभियान चलाया जाएगा उसमें वो बढ़ चढ़कर अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। और तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी प्रमोद इस वक्त लाइव मौजूद है। सीधे उन्हें का रुख करते हैं। प्रमोद, इस वक्त जो हालात है जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा चिंताजनक और इस बीच कोशिश यही है कि मध्य प्रदेश के तमाम लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके। महाअभियान का आगाज और उससे पहले मुख्यमंत्री का संबोधन। देखिए, आज का जो मुख्यमंत्री का जो संबोधन रहने वाला है वो बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक 11:30 बजे मुख्यमंत्री जो ग्राम की क्राइसिस कमेटी है, विकास खंड स्तर और इसके अलावा हम बात करें तो तहसील स्तर और जिला स्तर की क्राइसिस कमेटियों को संबोधित करेंगे। इसलिए महत्वपूर्ण है 25 और 26 को मध्य प्रदेश में टीकाकरण महाअभियान द्वितीय आयोजित होने जा रहा है। देखिए, सरकार की मंशा यही है कि जो सेकंड डोज है वो समय रहते लोग लगवाएं, वैक्सीनेट होंगे तभी सुरक्षित होंगे और सरकार ने इसके लिए एक नारा दिया है, बेहद महत्वपूर्ण है। प्रदेश की जनता की जान की चिंता है और ये जान तभी सुरक्षित होगी जब वैक्सीन के दोनों डोज लग जाएंगे। इसलिए महत्वपूर्ण नारा दिया है, दोनों डोज पूर्ण, सुरक्षा कवच संपूर्ण। देखिए, मुख्यमंत्री की मंशा यही है कि जो सेकंड डोज है वो 100% लोगों को लग जाए और वो सुरक्षित हो जाए। तीसरी जो संभावित लहर के आने की बात कही जा रही है उससे पहले मध्य प्रदेश की जनता को पूरी तरीके से वैक्सीनेट करना, इसको लेकर जो क्राइसिस कमेटी है उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। ये वो इकाई है जो लोगों को जागरूक करती है और ये समाज में होल्ड रखते हैं और मुख्यमंत्री आज इनको संबोधित करेंगे और संभवतः यही बात मुख्यतः मुख्यमंत्री अपील करेंगे कि लोगों को वैक्सीनेट करवाने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाएं। बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि मध्य प्रदेश में यदि हम देखें तो अब तक 4 करोड़ 1 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई गई है और 3 करोड़ 35 लाख लोगों को फर्स्ट डोज कोरोना वैक्सीन का लगा है। तो सेकेंड डोज देखिए, यदि हम बात करें तो लगभग 45 से 46 लाख लोगों को सेकेंड डोज लगा है। ये अंतर आने वाले वक्त में और भी लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके, यही उद्देश्य है और देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि मुख्यमंत्री जब आज संबोधित करेंगे प्रदेशवासियों को तो क्या कुछ कहते हैं। बहुत धन्यवाद प्रमोद आपका तमाम बातचीत के लिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और रासायनिक उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की। बैठक में मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के बीच प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क और कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर चर्चा हुई। सीएम ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से एमपी को आवंटित वैक्सीन की डोज के अतिरिक्त 35 लाख डोज देने की मांग की। सीएम शिवराज ने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर वरिष्ठ वकील और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के साथ ही साथ सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता से भी मुलाकात की। दरअसल शिवराज सरकार ने एमपी हाई कोर्ट में ओबीसी आरक्षण पर रविशंकर प्रसाद और तुषार मेहता से पैरवी कराने का फैसला लिया। लिहाजा इसी सिलसिले में सीएम ने दोनों वरिष्ठ वकीलों से मुलाकात कर ओबीसी आरक्षण पर चर्चा की है।
टोक्यो ओलंपिक में देश के खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सरकार एमपी में नए टैलेंट खोज रही है। सरकार ने इसके लिए टैलेंट सर्च प्रोग्राम भी शुरू कर दिया है। टैलेंट सर्च में प्रदेश के गांव और शहरों से चुने हुए खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स अकादमियों में तराशा जाएगा। टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहे होशंगाबाद के विवेक सागर को हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सम्मानित भी किया। सीएम ने खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया से टैलेंट सर्च प्रोग्राम चलाने को भी कहा था। टैलेंट सर्च अभियान की जिम्मेदारी प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण, स्कूल शिक्षा और आदिम जाति कल्याण विभाग को मिली है। तीनों विभाग करीब 2500 बच्चों का सिलेक्शन करेंगे। आज से जिला, संभाग और राज्य स्तर पर सिलेक्शन प्रोसेस शुरू होगा और कोरोना की तीसरी लहर अगर नहीं आई तो प्रक्रिया 15 सितंबर तक पूरी भी हो जाएगी। इस अभियान में एथलेटिक्स, शूटिंग, वाटर स्पोर्ट्स, कराटे, फेंसिंग, बॉक्सिंग, कुश्ती, ताइक्वांडो, जूडो, घुड़सवारी, हॉकी, ट्रायथलॉन, बैडमिंटन, तीरंदाजी, क्रिकेट, योग और मलखंब जैसे खेल शामिल हैं। इंदौर में चूड़ी वाले की पिटाई मामले में चूड़ी बेचने वाले पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया। इंदौर के बाणगंगा थाने में चूड़ी बेचने वाले तस्लीम उर्फ अकलीम पर पॉक्सो एक्ट समेत 9 धाराओं में एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरे मामले में दरअसल एक नाबालिग ने बाणगंगा थाने में शिकायत दर्ज कराई कि चूड़ी वाले ने उसके साथ छेड़खानी की थी। इसके बाद बच्चे के चिल्लाने की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे लोगों ने उसे पीटा और उसकी पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हुआ था। एक 188 की एफआईआर करी भी है इससे पहले, जिन्होंने सोशल मीडिया पे गलत तरह की चीजें वायरल करी हैं, और अभी भी जो लोग करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बाकी जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जिन लोगों ने शहर की फिजा खराब करने के उसमें थे, पुलिस उनको आइडेंटिफाई कर रही है। उनके खिलाफ जिला बदर की और एनएसए की कार्रवाई भी की जाएगी। एमपी में धर्म के नाम पर कौन कर रहा है माहौल बिगाड़ने की साजिश? ये सवाल इसलिए क्योंकि पहले उज्जैन में देश विरोधी नारेबाजी, फिर इंदौर में धर्म के नाम पर युवक की पिटाई और उसके बाद प्रदर्शन में सामने आ रहे पीएफआई और एसडीपीआई के लिंक से माहौल गर्मा गया है। पहले उज्जैन में देश विरोधी नारेबाजी और इंदौर में युवक के साथ मारपीट के बाद थाने के बाहर कुछ लोगों का हंगामा। ये दो तस्वीरें सवाल खड़ा कर रही हैं कि आखिर शांति के टापू मध्य प्रदेश में आपसी सौहार्द और भाईचारे को बिगाड़ने की साजिश कौन रच रहा है? इसके पीछे मुखौटा किसका है? क्या सियासत इस मामले में आग भड़काने का काम कर रही है? इंदौर के बाणगंगा क्षेत्र में चूड़ी बेचने वाले एक युवक के साथ मारपीट का वीडियो वायरल होता है। आरोप लगा कि चूड़ी वाला नाम बदलकर चूड़ी बेच रहा था। इसके बाद थाने में एक समुदाय के लोग हंगामा करते हैं। भीड़ के तेवर और हालात को देखकर पुलिस को थाने के गेट तक बंद करने पड़ते हैं, जब तक मौके पर पुलिस फोर्स नहीं पहुंच जाती। इसके बाद पुलिस की जांच शुरू हुई और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। कलेक्टर के मुताबिक प्रदर्शन में एसडीपीआई और पीएफआई का हाथ होने की जानकारी मिली है। तो जो रात में 2 बजे तक हम लोगों ने मैनेज किया वो भी बहुत आपत्तिजनक थे। उसमें भी कुछ एसडीपीआई पीएफआई के लोगों का संलिप्तता आई है। उनके नाम हम लोग पास आ गए हैं। पुलिस से हमारी बात हुई है कि उनके खिलाफ भी एफआईआर की जाए। पीआई और पीएफआई पे बहुत बारीकी नज़र हम लोग रख रहे हैं। इंटेलिजेंस भी रख रहा है, इसमें पुलिस भी रख रही है। जो हम लोग को देखने में आ रहा है कि युवा वर्ग को कई जगह पे इस प्रकार की इनके पदाधिकारी आकर उन लोगों ने भड़काने का प्रयास किया और ये बिल्कुल टॉलरेट नहीं होगा। ये वहीं उज्जैन की घटना पर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर उज्जैन में देश विरोधी नारेबाजी पर पुलिस की कार्रवाई पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने ट्वीट किया कि काजी साहब जिंदाबाद को पाकिस्तान जिंदाबाद बताकर कई लोगों पर केस दायर किए गए। जिसके बाद मंत्री विश्वास सारंग ने दिग्विजय सिंह पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया, तो विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि देश विरोधी नारे लगाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। दिग्विजय सिंह के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। दिग्विजय सिंह पाकिस्तान परस्त हैं और निश्चित रूप से मैं केंद्र सरकार से भी मांग कर रहा हूं कि दिग्विजय सिंह की पूरी एक्टिविटी पर हमें ध्यान रखना चाहिए। राजधानी में उन्हें 3.5 लाख वोटों से जमा किया था, वो भूल गया। उनकी इस मानसिकता का ही परिणाम था कि वो बुरी तरह हारे थे। निश्चित रूप से कांग्रेस का बयान है और नहीं है तो कांग्रेस पार्टी को दिग्विजय सिंह को अपनी पार्टी से निकाल देना चाहिए। दिग्विजय सिंह जी ने अगर जांच की बात करी तो क्या गलत करा?
और जांच कराना संवैधानिक अधिकार है। अगर एक व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा है और वो पक्ष ये कह रहा है जिसके ऊपर आरोप लगा है, और वहाँ का एक सम्मानित व्यक्ति ये कह रहा है कि आप इसकी जांच कराइए, तो जांच कराने से क्यों सरकार भाग रही है? क्यों वीडियो बुलाकर नहीं चेक करना चाहती कि उसमें इस तरह के नारे लगें? तो सबसे पहले हम कहेंगे कि उस पर जितनी सख्त कार्रवाई हो सकती है करना चाहिए। सवाल मध्य प्रदेश की जनता की सुरक्षा और मजबूत कानून व्यवस्था का है। सवाल धर्म और सियासत से ऊपर उठकर एक सुर में राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी ताकतों से सामना करने का है। और सवाल ये भी कि वो कौन कौन से संगठन हैं जो पर्दे के पीछे भारत में ही रहकर देश विरोधी एजेंडा चला रहे हैं, उनको बेनकाब करना जरूरी है। इंदौर से अंशुल मुकाती के साथ प्रमोद शर्मा, ज़ी मीडिया, भोपाल। उज्जैन में देश विरोधी नारों को लेकर मचा बवाल थमता दिखाई नहीं दे रहा। दिग्विजय सिंह के ट्वीट ने इस मुद्दे को नया मोड़ दे दिया है। दिग्विजय सिंह के ट्वीट के बाद उज्जैन में समाज विशेष के लोगों ने अपने वकील के साथ एसपी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। इन लोगों ने एसपी को एक वीडियो भी जांच के लिए सौंपा और इसमें काजी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। इसकी जांच कराए जाने का भरोसा भी एसपी ने दिया है। वहीं एसपी ने भी साफ किया कि सबूतों के आधार पर ही कार्रवाई की गई है और किसी भी बेकसूर को आरोपी नहीं बनाया गया। मामले में अभी तक 17 आरोपी बनाए गए हैं। अगर मान लीजिए यहाँ कहीं खड़े हैं अपन, कोई पीछे से नारा लगा देता, अपन अपना आरोपी नहीं है, तो ये ऐसे लोगों को जो वहाँ पे दिख रहे हैं खाली खड़े हैं या हुसैन के नारे लगा रहे हैं, उनको आरोपी बना रहे हैं। तो उसको रोकने के लिए कहा कि उनको ना बनाए, जिन्होंने किया आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें। कुछ ऐसे भी लोग रहे हैं जो उसमें सिर्फ दर्शन के लिए आए थे, तो उनके खिलाफ उनकी कार्रवाई की न हो इस बात की आशंका थी। तो उनको ये आश्वस्त किया गया है कि जो पूरा ग्रुप है जिसने ये हरकत की है या जिसकी तरफ से आए हैं, उनका पूरा परीक्षण कर रहे हैं, हम पूरी एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं और फेयर इन्वेस्टिगेशन के साथ ही जो दोषी होंगे उनके खिलाफ ही कार्रवाई। आगरमालवा में पुलिसकर्मी और भगवान बैजनाथ के भक्त आमने सामने आ गए। बाबा बैजनाथ की सवारी निकालने के लिए कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े अपने साथियों के साथ धरना दे रहे थे। दूसरी तरफ बीजेवाईएम के साथ ही साथ कुछ हिंदू संगठनों ने छावनी चौराहे पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। आरोप है कि इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस अचानक आक्रामक हो गई और कार्यकर्ताओं को जबरन गाड़ी में भरना शुरू कर दिया। लोगों के ऊपर लाठियां भांजी जाने लगी। इसमें एक 13 साल के बच्चे का हाथ टूट गया। वहीं इस दौरान आक्रोशित कुछ लोगों ने पुलिस पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। इस पर पुलिस ने पत्थर फेंकने वालों की भी जमकर पिटाई कर दी। सभी को थाने लेकर आया गया। वहीं कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े को भी पुलिस नलखेड़ा थाने लेकर गई। पुलिस की इस कार्रवाई का कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े के साथ ही साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी विरोध किया। 40 साल की परंपरा को जिला प्रशासन ने तोड़ा है। हमारी मांग थी कि बाबा बैजनाथ की सवारी निकले, किंतु पुलिस प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने बर्बरता पूर्वक हम लोगों पर लाठीचार्ज किया, हमें गिरफ्तार किया गया है। अभी कुछ भी क्लियर बताना मुश्किल है। यहाँ पर नई उम्र के लड़के थे, युवा लड़के थे और अभी उन सबकी पहचान की जा रही है। सभी की विधिवत वीडियोग्राफी की गई है, फोटोग्राफी की गई है और सभी को जल्दी ही चिन्हित करके वैधानिक और सख्त कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर में कल प्रशासन की टीम कांग्रेस नेता नासिर खान के यहां अतिक्रमण हटाने पहुंची। इस दौरान जमकर हंगामा भी हुआ। कांग्रेस नेता वीर सिंह और पुलिस के बीच झूमा झटकी भी होने लगी। आरोप है कि नासिर खान ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर वहां पर ऑटो गैराज बना रखा था। अतिक्रमण हटाने को लेकर पहले नोटिस भी दिया गया था। इसके बाद भी जमीन खाली नहीं करने पर अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के बाद मध्य प्रदेश के इटारसी पहुंचे हॉकी प्लेयर विवेक सागर का अलग अलग जगहों पर बड़ी जोर शोर के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान विवेक सागर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर टोक्यो ओलंपिक में अपने अनुभवों को भी साझा किया और बताया कि ऑस्ट्रेलिया से मैच हारने के बाद पूरी टीम कमरे में लाइट बंद करके निराश होकर सो गई थी। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के साथ जो मैच हुआ था वो काफी निराशाजनक था। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि आने वाले वक्त में हॉकी को लेकर अपार संभावनाएं हैं। क्षेत्रीय स्तर पर अगर एस्ट्रो टर्फ मैदान की कमी पूरी होती है तो क्षेत्र से और भी प्लेयर नेशनल लेवल पर अपना नाम रोशन कर सकते हैं।
कि हमने जो पिछला चला गया उसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन आने वाला जो मैचेस है उनको हम बदल सकते हैं। तो नेक्स्ट थिंग्स मेंटालिटी जो हमारे अंदर थी वो चीज़ हम ग्राउंड का बहुत इफेक्ट होता है। आने वाले जो भी हम लोग को जो इंटरनेशनल हॉकी होती है वो एस्ट्रो टर्फ में होती है, तो बहुत ज़रूरत है। रायसेन के सेमरी गांव की बेटी ने जो कमाल किया उसकी सराहना जिले भर में हो रही है। दरअसल सेमरी की रहने वाली अंजन यादव ने हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में 20,000 फीट ऊंची माउंट यूनाम पीक पर 15 अगस्त को तिरंगा फहराया था। अंजना जब सोमवार को अपने घर सेमरी पहुंची तो थाना देवनगंज में जिले की बेटी का सम्मान किया गया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना भी की गई। सावन के बाद भाद्रपद माह के पहले सोमवार पर बाबा महाकाल की शाही सवारी निकली। बाबा ने मनमहेश और चंद्रमौलेश्वर के रूप में दर्शन दिए। मंदिर के गेट पर बाबा महाकाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान पुलिस बैंड ने सुंदर से धुन बजाकर बाबा महाकाल का स्वागत किया। कोविड प्रोटोकॉल की वजह से शाही सवारी में भक्त शामिल नहीं हुए। मंदिर के पुजारियों के अलावा कलेक्टर और एसपी समेत कई पुलिस अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। शाही सवारी पहले शिप्रा नदी पहुंची, जहां पर बाबा महाकाल को स्नान कराया गया, पूजा हुई और इसके बाद हर सिद्धि मंदिर में शाही सवारी का स्वागत हुआ। शाही सवारी के दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी। रास्तों में रंगोली बनाकर कोरोना से बचने का संदेश भी दिया गया। बाबा महाकाल के यहाँ पर एक यही स्थान है जहाँ पर 1.5 माह का श्रावण होता है और ये अमांत श्रावण कहलाता है। बाबा के भाद्र और अमांत श्रावण की बाबा की आज पंचम सवारी है जो कि बाबा के ठाट बाट में प्रजा का हाथ डाल जाने के लिए निकली है और सभी भक्त लोग उनका दर्शन कर रहे हैं अपने घर पर बैठ कर। भाद्र में कितनी सवारी निकलती है? भाद्र में वैसे 2 सवारी निकलती है, लेकिन इस बार अमावस्या लास्ट पड़ रहा है इसलिए बाबा का 3 सवारी और निकलेगा। इसी प्रकार टोटल 7 सवारी बाबा की निकलेगी इस बार। और अब आपको दिखाते हैं जी पॉजिटिव खबर जो आई है बैतूल के भैंस देही से। यहाँ पर कभी खेती में करने वाले महिलाएं अब आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर पेश कर रही हैं। जिले के भैंसदेही के चिचोल ढाना की रहने वाली महिलाओं की 121 महिलाओं ने 6 स्वयं सहायता समूहों के जरिए आजीविका मिशन के तहत वॉशिंग पाउडर निर्माण इकाई की स्थापना की। इस इकाई में रोजाना 1 टन वॉशिंग पाउडर का निर्माण करने का लक्ष्य है। अभी तक 15 टन वॉशिंग पाउडर सप्लाई का ऑर्डर सीहोर और अन्य इलाकों से मिल चुका है। इस वॉशिंग पाउडर के इस्तेमाल से हाथों में जलन नहीं होती, साथ ही इसका मूल्य बाजार में मिल रहे अन्य वॉशिंग पाउडर की तुलना में 10 से 15 रुपए कम रखा गया और इस कारण लोग इसे काफी पसंद भी कर रहे हैं। हमारे समूह की दीदियों में ही हम वितरण करेंगे। अच्छा, मार्केटिंग समूह की दीदियों के ही साथ में होगी। तब 30 ग्राम संगठन जुड़े हैं हमारे साथ में, तो हम दीदियों को मतलब मदद कर रहे हैं सेल के माध्यम से, जैसे रोजगार के तौर पे। अभी इनको वॉशिंग पाउडर बनाने के लिए पैसे वगैरह हमारे संगठन से आते हैं। दीदियाँ छोटा छोटा ऋण लेकर के करती है, जिसमें किराना दुकानें हैं, मुर्गी पालन है, बकरी पालन है, गाय पालन है, व्यावसायिक सब्जी उत्पादन है। बिल्कुल नारी शक्ति को आगे बढ़ा